हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच का जो अंतर है उसे ही स्पष्ट कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच का जो पहला अंतर है उसे समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वायवीय श्वसन का जो अर्थ है वो क्या होता है और अवायवीय श्वसन का जो अर्थ है वो क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के अर्थों को समझ लेंगे तो दोस्तों इनके बीच का जो पहला अंतर है वो हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। और जब आप लोगों को पहला अंतर लिखने आ जाएगा तो उसके आगे का जो शेष अंतर है वो दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले अंतर के माध्यम से ही लिख सकते हैं। अर्थात आपको खुद ब खुद ये समझ में आने लगेगा कि इसके आगे का जो प्रोसेस है, इसके आगे का जो अंतर है उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का जो पहला अंतर है उस पर। तो दोस्तों, वायवीय श्वसन में जो वायवीय है इसका जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे किससे? तो दोस्तों हम लोग ले लेंगे वायु से। ठीक है, आप लोग समझ कर रखना ना। और यहाँ पर जो अवायवीय श्वसन है इसमें जो अवायवीय है इसका जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे अवायु से। किससे? अवायु से। तो दोस्तों इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे आप जो निष्कर्ष है वो ये निकाल सकते हैं कि इस श्वसन में वायु होगा और इस श्वसन में वायु नहीं होगा। अर्थात आप ये जान पाए हैं कि यहाँ पर हमने जो वायु का संबंध है वो जोड़ा है ऑक्सीजन गैस से, और यहाँ पर जब वायु है ही नहीं तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन गैस तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप वायु का जो संबंध है वो ऑक्सीजन से कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो वायु होता है वो होता है गैसों का मिश्रण और जो ऑक्सीजन है वो तो स्वयं ही गैस है। तो फिर आप वायु का संबंध ऑक्सीजन गैस से कैसे जोड़ सकते हैं? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोगों ने कक्षा 10 में बायोलॉजी वाला जो आपका दोस्तों भाग है उसमें श्वसन वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोगों ने उसमें ये जाना होगा कि जब भी कोई जीव प्राणी वातावरण से वायु को ग्रहण करता है तो ये जो वायु होती है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन दोस्तों जो वायु है वो हमारे शरीर के सभी भागों में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती। इस वायु में दोस्तों विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि वायु में जो मिश्रित विभिन्न प्रकार के गैसों का जो मिश्रण होता है, इन गैसों में एक विशेष गैस होता है जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अर्थात हमारे शरीर की कोशिका को वायु में उपस्थित जिस गैस की आवश्यकता होती है वही गैस ही हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त संचार के द्वारा जाता है। अन्यथा बाकी कुल जितने सारे दोस्तों गैस हैं वो हमारे शरीर के जो निकलने वाली जो गैस है अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ संयोजित होकर सांस छोड़ने के क्रम में बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों मैं आप सबको ये बता देता हूं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो ये जो वायु जाती है ये केवल जाती है हमारे शरीर के कुपिका तक ही, क्योंकि कुपिका से ही जो शरीर के गैसों का जो एक्सचेंजिंग होता है, जो अदला बदली होता है वो दोस्तों हो पाता है। तो जब हमारे शरीर में सांस लेने के क्रम में वायु प्रवेश करती है और ये जो वायु है जब यह कुपिका तक दोस्तों जाती है तो कुपिका तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि वायु में मिश्रित जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, इन गैसों में जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे शरीर के रक्त के साथ संयोजित होकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। लेकिन बाकी के जो शेष गैसें होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते हैं। अब देखिए, अब जहां पर दोस्तों स्थान खाली है, ऑक्सीजन जब चला गया हमारे शरीर के रक्त के साथ संयोजित होकर, तो जहां पर जो स्थान खाली है ना ऑक्सीजन का, उसके स्थान पर जब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो अपशिष्ट गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वही उसके स्थान पर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेकर जो वायु है, फिर जो वायु है वो क्या होता है कि हमारे सांस छोड़ने के क्रम में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि जो वायु है इसका संबंध हमने ऑक्सीजन से क्यों जोड़ा है, क्योंकि वायु ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि आप सांस ले रहे हैं तो आप हवा को छोड़कर केवल ऑक्सीजन को सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका भ्रम है। आप वायु को ही आप अंदर ग्रहण कर रहे हैं और जब आपके शरीर में वायु प्रवेश करती है तो आपके शरीर की कोशिका को जिस गैस की आवश्यकता होती है वही गैस ही आपके वायु से आपके कोशिका तक पहुंच पाती है। तो ये दोस्तों
दोस्तों हुआ प्रोसेस, आप लोग समझकर रखना। तो समझ सकते हैं कि ये जो श्वसन है वो दोस्तों होता है किसकी उपस्थिति में, तो यह होता है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, और ये जो श्वसन होता है यह होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसलिए इसे कहा जाता है अवायवीय श्वसन। तो आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं, पहला जो अंतर है वो दे सकते हैं, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो पहला अंतर है वो हो चुका। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे अंतर पर। तो दोस्तों दूसरे अंतर पर चलने से पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि दूसरे अंतर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो पहले अंतर से यहाँ पर वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, तो क्यों होता है आप लोग सोचो, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्यों होता है, ऑक्सीजन में ऐसा क्या खास बात है जो कि अन्य गैसों में नहीं है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ऑक्सीजन गैस के कारण ही आपका जो ग्लूकोज है शरीर में बना हुआ उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो पाता है। आप ये जानते होंगे कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं और आपके शरीर के पाचन तंत्र की सहायता से आपके भोजन का संपूर्णतः पाचन हो जाता है, तो ये जो भोजन है वो अपने सरल स्वरूप में परिवर्तित होकर ग्लूकोज का रूप धारण कर लेता है, और इस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन गैस की। जब तक ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज से संयोजित नहीं होगा तब तक दोस्तों ग्लूकोज से जो ऊर्जा है वो आपको संपूर्णता प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर ग्लूकोज को परिपूर्णतः तोड़ने के लिए, ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन गैस की दोस्तों आवश्यकता होती है। तो सिंपल से 2 नंबर में लिख सकते हैं, इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण जो ग्लूकोज है वो पूर्णतः विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज का जो विखंडन होगा वो बिल्कुल भी दोस्तों पूर्णतः नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो लिखे हैं इस श्वसन में ग्लूकोज का जो विखंडन है वो अपूर्ण रह जाता है, बिल्कुल पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन दोस्तों होता ही नहीं। इसमें ग्लूकोज का जो विखंडन है वो होता है ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगर 3 नंबर में, तो दोस्तों देखिए 3 नंबर में बताया जा रहा है वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है, और इसमें बताया जा रहा है अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल अथवा एथेनॉल प्लस CO2 बनता है। इसका मतलब आप लोग समझकर रखना दोस्तों, वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो जल बनता है वो तभी बन सकता है जब दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तभी अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में दिखेगा। नहीं तो दोस्तों जो आपका अंतिम उत्पाद है वो बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में नहीं दिखेगा। इसमें देखिए, इसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो पूर्णतः नहीं हो पाता है, इसलिए इसका जो अंतिम उत्पाद है वो लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल, और नहीं बोलेंगे लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल प्लस CO2 बनता है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे तो वायवीय श्वसन के चरणों की जो श्रृंखला होती है वो तो दोस्तों बहुत सारी होती है, जिसे आप लोगों को 11th और 12th क्लास में जानना है। लेकिन दोस्तों आप लोग केवल 10 क्लास में ये जानिए कि जो वायवीय श्वसन है वो क्या होता है, वह किस तरीके से संपादित होता है, इनकी मुख्यतः जो चरणों की श्रृंखला है वो कितनी है, केवल आप उसे ही जानने का प्रयास कीजिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया होती है यह दोस्तों मुख्य रूप से 2 चरणों में होती है। कोशिका के आधार पर श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया होती है यह कोशिका के आधार पर 2 चरणों में होती है, और इस संसार के सभी जीव प्राणी कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों श्वसन का जो पहला चरण है वह होता है कोशिका द्रव्य में, और श्वसन का जो दूसरा चरण है वो होता है कोशिका द्रव्य के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज तभी जा सकता है जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होगा। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक दोस्तों जो ग्लूकोज होगा वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक, तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। देखिए मैंने कहीं पर लिखाया भी है, यह श्वसन 2 चरणों में पूरा होता है ना। पहला चरण कोशिका द्रव्य में, और जो दूसरा चरण है वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इसमें ऐसा गुण देखा नहीं जाता। इसमें जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो केवल एक ही चरण में संपादित होती है, किसमें, तो कोशिका द्रव्य में। तो
तो लिखा हुआ है यह शोषण एकल चरण में ही पूरा होता है। तो एकल चरण किसमें होगा? तो कोशिका द्रव में। तो लिख सकते हैं अवायवीय शोषण की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही पूरा होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन रहता है। जरा दोस्तों अगर हम बात करें इसमें तो जो दोस्तों देखिए है तो जानते होंगे सिंपल रूप से आप लोग कि ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है जब यह संपूर्णतः टूट जाता है तभी जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है जो कि एटीपी के रूप में संचित रहती है। ये जो शोषण है यह दोस्तों कैसा है? यह वायवीय शोषण है। लेकिन अगर दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रही तब, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी पर्याप्त ना रहा तब, तो दोस्तों जब ऑक्सीजन अपर्याप्त रहेगा, पर्याप्त तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में जो ग्लूकोज का विखंडन है वह हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में। आप जानते होंगे लैक्टिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना भाई? तो वो होता है C3H6O3। यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे। यही है लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, जो कि दोस्तों ग्लूकोज के तुल्य है। आप लोग करके देख लीजिए। देखिए द्वितीयाई 6 गो कार्बन इसमें भी है, 6 गो इसमें भी है, फिर 6 दूनी 12 गो हाइड्रोजन इसमें भी है, 12 गो हाइड्रोजन इसमें भी है, द्वितीयाई 6 गो ऑक्सीजन इसमें भी है और 6 गो ऑक्सीजन इसमें भी है। तो ग्लूकोज टूटा है लेकिन परिपूर्णता बिल्कुल भी टूटा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। और जब यही लैक्टिक अम्ल दोस्तों फिर अगर टूट जाएगा, अगर लैक्टिक अम्ल अगर टूट जाएगा तो यही बनता है क्या? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एथेनॉल का होता है C2H5 और OH प्लस क्या हो जाएगा? CO2। इसमें 2 लगा देंगे, इसमें 2 लगा देंगे। तो देखिए यह हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के तुल्य। कैसे समझो आप लोग ध्यान से। दुदुनी के 4 गो कार्बन आ 2 कार्बन है 6 गो, आ यहाँ पर द्वितीय 6 गो, आ यहाँ पर 6 गो है ना कार्बन, तीनों में सेम कार्बन है। आगे देखो हाइड्रोजन 2 बचे 10 गो हाइड्रोजन, फिर हाई 2 गो को गया 12 गो हाइड्रोजन, 2 छके 12 गो हाइड्रोजन, यहाँ पर 12 गो हाइड्रोजन दोस्तों है ना समान तुल्य। यहाँ पर देखो बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को हो जाएगा 2 गो यहाँ पर, आ दुदुनी के 4 गो हेजा, तो 4 गो 2 गो 6 गो, हेजा को है द्वितीय 6 गो, हेजा को है 6 गो। तो देख सकते हैं कि दोस्तों तीनों के तीनों क्या है? एक ही चीज है, बिल्कुल भी दोस्तों अलग अलग नहीं है। हाँ, इनके अणु के आधार पर इनका नाम अलग अलग हो चुके हैं। इसका नाम हो गया है यहाँ पर लैक्टिक अम्ल, इसका नाम हो चुका है दोस्तों, इसका केवल इसका ये हो चुका है एथेनॉल, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने का मतलब ये हुआ कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो ये बिल्कुल भी बहुकोशिकीय जीवों में नहीं निकल रहा है, बल्कि यह सूक्ष्म जीवों में निकल रहा है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो एककोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उस स्थिति में दोस्तों श्वसन के फलस्वरूप इसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है अंतिम उत्पाद के रूप में? तो अंतिम उत्पाद के रूप में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो एथेनॉल उनके शरीर में दोस्तों रह जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह उनके शरीर से श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकल जाता है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनके मांसपेशियों से कोई कार्य किया जाता है दोस्तों, जैसे कि मान के चलते हैं कि आप हैं, अगर दोस्तों आप ज्यादा दौड़ते हो या आप ज्यादा दोस्तों जंप करते हो या आप ऐसा कोई काम करते हो परिश्रम वाला जिसमें दोस्तों आपके सांस की जो दर है वो काफी बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में आपके कोशिका को पूर्ण करने वाला जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसमें कमी आ जाती है। अर्थात आपके कोशिका को जो ऑक्सीजन है वो परिपूर्णता नहीं मिल पाता। अर्थात कोशिका में ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन हो जाता है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है तब जाकर दोस्तों लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और जैसे ही आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल का स्राव होने लगेगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगेगा, तो दोस्तों आपके शरीर में दर्द बन जाएगा। जैसे कि मान के चलते आपका शरीर में ऐठन हो जाएगा, आपके शरीर दोस्तों जोरों से आपका दर्द करने लग जाएगा, आपके शरीर में दोस्तों कमजोरी जैसा फील होने लगेगा। तो ये सारा जो चीज होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण ही। इसलिए डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप गर्म पानी से, गर्म मतलब कि जो सुसुम पानी होता है उससे आप स्नान कर लीजिए, आपके शरीर का जो पूरा का पूरा दर्द होगा वो दूर हो जाएगा। क्योंकि गर्म पानी से नहाने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो परिपूर्णता धीरे धीरे होने लगती
लगती है, और जब ऑक्सीजन की पूर्ति परिपूर्णता धीरे धीरे होने लगती है तो जो लैक्टिक अम्ल है वो पुनः से क्या होगा कि वो परिपूर्णता टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बन जाएगा। और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाएगा तो दोस्तों आपके शरीर में जो दर्द है वो भी नहीं होगा, क्योंकि अब आपको शरीर में क्या मिल रही है, तो आपको शरीर में ऊर्जा मिल रही है। तो ऐसा चीज होता है, आप लोग समझ कर रखना, ठीक है। हाँ तो समझाइए दिए, और ये भी दोस्तों मैंने आप लोग को समझा दिया, ये भी मैंने समझा दिया, ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया। आगे देखिएगा, देखिए इसमें बताया जा रहा है श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरूवेट। पाइरूवेट क्या चीज है आप लोग जानते होंगे, जब कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूटता है तो दोस्तों ये जो ग्लूकोज है वो टूटता है 3 कार्बन वाले 2 अणु पाइरूवेट में, यानी ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो होता है 3 कार्बन वाले 2 अणु पाइरूवेट में। और जब यही 3 कार्बन वाला 2 अणु पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जाकर हम जैसे बहुकोष के जीवों को ऊर्जा अधिक मात्रा में अर्थात 38 एटीपी अणु वाला प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं कि वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा मिलती है वो अधिक मात्रा मिलती है। अगर हम बात करें अवायवीय श्वसन में, तो अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा मिलती है वो कम मात्रा में मिलती है। कितना, तो 2 एटीपी के रूप में। तो देख सकते हैं दोस्तों कहां 38 एटीपी है और कहां 2 एटीपी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो दोस्तों हम जैसे बहुकोषीय जीवों को जीने के लिए, अपने शरीर के संचालन को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण है वो ज्यादा होता है। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, उनमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनमें जो ऊर्जा होती है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना प्लस ऊर्जा, आप लोग समझ के रखना। दोस्तों थोड़ा लाइट कट गया है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, थोड़ा लाइट कट चुका है। तो प्लस ऊर्जा, तो ये जो ऊर्जा निकलती है यह कम मात्रा में निकलती है, कितना, तो 2 एटीपी, याद रखिएगा कितना, तो 2 एटीपी, ठीक है। इतना ऊर्जा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपना पूरा का पूरा जो क्रिया वो कर लेते हैं, ज्यादा उनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके आगे, तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है, समझ सकते हैं ग्लूकोज में निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है, क्योंकि शेष ऊर्जा पाइरूवेट में ही संचित रह जाती है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कोशिका द्रव्य में तो उस स्थिति में 2 एटीपी ऊर्जा का ही निर्माण होता है और बाकी का जो शेष ऊर्जा है वो संचित हो जाती है पाइरूवेट में। और जब यही पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जब इसका पूर्ण विखंडन होता है तो हमें 38 एटीपी के रूप में क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। बात करते हैं यहां पर 8 नंबर में, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है। तो मैंने बता चुका कि वायवीय जो श्वसन होता है यह बहुकोषीय जीवों में होता है, जटिल जीवों में होता है, ऐसे जीवों में होता है जिनका शरीर बृहत होता है, बड़ा होता है, उसमें ऐसा दोस्तों जो श्वसन है वो पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें अवायवीय श्वसन का, तो जो अवायवीय श्वसन है यह पाया जाता है निम्न जीवधारियों में, जैसे ईस्ट हो गया, फीता कृमि हो गया, इन जीवों में क्या होता है कि यह श्वसन पाया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें वायवीय श्वसन के दूसरे नाम का, तो दोस्तों वायवीय श्वसन का जो दूसरा नाम है वो है ऑक्सी श्वसन, और अवायवीय श्वसन का जो दूसरा नाम है वो है अनऑक्सी श्वसन। तो अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच के जो अंतर है उससे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट समझ पाया है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।